हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कृपाल लोधी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर के आए हैं सोशल साइंस क्लास 10th कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान में जो आपका एक पार्ट है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। तो लोकतांत्रिक राजनीति में जो अध्याय 2 है संघवाद, इसका हम एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा संघवाद को लेकर के सेकंड वीडियो होगा, जिसमें हमने लगभग 20 से 21 प्रश्नों को शामिल किया है। इसका स्टूडेंट्स आप पार्ट फर्स्ट हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपसे इस प्रकार के आने वाले सभी प्रश्न बड़ी आसानी से बन रहे होंगे। दोस्तों, तो बगैर देर किए हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक सामाजिक विज्ञान क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 2 संघवाद। और ये संघवाद का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने कुछ प्रश्नों को शामिल किया है। एक एक प्रश्नों पर हम चर्चा करते जाएंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं और इन सभी के आंसर जो हम बोलेंगे इनको अपनी पेन कॉपी में नोट करते जाएं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में हम आपको टाइम देंगे। अभी तो हम बगैर देर की हुई स्टूडेंट्स प्रारंभ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें लिया है। बाकी जो प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट थे वो कुछ प्रश्न हमने पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर दिए हैं, कुछ प्रश्न रह गए थे, उन्हीं को आज हमने इन प्रश्नों में शामिल किया है। पहला प्रश्न स्टूडेंट्स, भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है? पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है स्टूडेंट्स? तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है? भारतीय संघ का जो गठन हुआ है ये सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन के आधार पर हुआ है। अब आप समझें सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या कहलाता है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन का मतलब होता है ऊर्ध्व से आधार, मतलब ऊपर से नीचे तक सत्ता में शक्तियों को बांट दिया जाए, मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, जिसमें भारतीय संघ का गठन जिस सिद्धांत पे हुआ है, तो क्या कहना है आपको? सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन के सिद्धांत पर भारतीय संघ का गठन हुआ है, जिसमें शक्तियों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों को अलग अलग स्तर पर बांट दिया गया है। कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, नियुक्ति भर्तियां करने संबंधी अधिकार राज्य सरकार के पास है, और कुछ अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास में है, और कुछ जो अधिकार है या कहना चाहिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए हैं, कुछ विषय स्थानीय सरकारों को भी दिए गए हैं। तो यही कहलाता है स्टूडेंट सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, जिसमें सबसे ऊपर हमने आपको बताया था शुरू में, सबसे ऊपर संघ सरकार या केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर आ जाती है स्थानीय सरकारें। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भारतीय संघ का गठन सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। और ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या कहलाता है, जो हमने आपको बताया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, कुछ शक्तियां केंद्र को, कुछ राज्य को और कुछ स्थानीय सरकारों को दे दी गई। इसमें केवल आपको इतना ही लिखना है। अब देखते हैं स्टूडेंट, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं शक्तियों के बंटवारे के संबंध में विवाद होने पर अंतिम फैसला कौन लेता है? यहाँ स्टूडेंट जो शक्तियों शब्द लिखा है, इस शक्तियों का मतलब है कि केंद्र, राज्य और संवर्ती को सौंपे गए विषय, संविधान द्वारा जो विषय उनको सौंपे गए हैं, कहना चाहिए जो विभाग, डिपार्टमेंट जो सौंपे गए हैं, जिसकी हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी। तो इन विषयों को लेकर के यही विषय स्टूडेंट शक्तियां कहलाती हैं, क्योंकि इन पर कानून बनाने का अधिकार, अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अलग अलग लोगों को होता है। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? शक्तियों के बंटवारे के संबंध में विवाद होने पर अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय लेता है। स्टूडेंट्स, कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय भारत का, या इसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, या फिर इसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। यदि राज्य और केंद्र सरकार के मध्य में शक्तियों का विभाजन होने लगता है तो अंतिम फैसला किसका स्वीकार किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें केवल आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल भारत में किसे है? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को ही है। किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम फैसला जो होता है, सर्वोच्च फैसला जो होता है, वो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं संघीय शासन व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के लिए अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया? स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो केंद्र बिंदु है ये संघवाद ही है, जो हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो कह रहे हैं
कि जब सिर्फ बड़े देशों के लिए ये व्यवस्था अनुकूल है तो बेल्जियम ने फिर इसे क्यों अपनाया है स्टूडेंट्स। तो इसके आंसर में हमें ये कहना है कि बेल्जियम भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन वहां की जो जातीय बनावट थी बहुत ही जटिल थी। वहां डच, फ्रांसीसी और जर्मन भाषा भाषी लोग वहां पर रह रहे थे, जिनमें कुछ समय के बाद में तनाव की स्थिति आ जाती है, गृह युद्ध छिड़ने जैसे हालात बनने लगते हैं। लेकिन तभी वहां की जो बेल्जियम की सरकार होती है वो एक निर्णय लेती है, अपने संविधान में लगातार 4 संशोधन वो करती है, और 4 संशोधन करने के बाद में सत्ता की साझेदारी वहां की बेल्जियम की सरकार कर देती है। सत्ता की साझेदारी करने से क्या होता है कि जो फ्रांसीसी भाषा बोलने, फ्रेंच भाषा भाषी जो थे, जर्मन भाषा भाषी और जो डच भाषा भाषी लोग थे, इन सभी भाषाओं के बोलने वाले लोगों की सत्ता में भागीदारी होती है, सत्ता में इनका स्थान निश्चित हो जाता है, सभी को समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है, सभी मिलकर के ही संविधान में संशोधन कर सकते हैं, सभी मिलकर ही नियम कानूनों को बना सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे स्तर पर सामुदायिक सरकारों का गठन भी बेल्जियम में किया गया। इस कारण से संघीय शासन व्यवस्था सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है, लेकिन बेल्जियम ने इसे अपनाया क्योंकि वहां रहने वाले सभी भाषा भाषियों, सभी जातियों के लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिल जाए सरकार में। इस कारण से आई होप आप समझ गए होंगे। सत्ता की साझेदारी करने के लिए सीधी सी बात ये हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 है, इसमें कह रहे हैं 3 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिन्हें बड़े राज्यों को काट करके बनाया गया है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको 3 राज्य याद रखना है। सबसे पहले हम भारत की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से अलग करके काट करके बनाया गया है उत्तराखंड। ये उत्तर ऐसे तो आपको याद हो ही जाएगा। और दूसरा स्टूडेंट्स, बिहार राज्य को काट करके बनाया गया है झारखंड। ठीक, और तीसरा मध्य प्रदेश को काट करके बनाया गया है छत्तीसगढ़। तो ऐसे 3 राज्य आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यही आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 5वां है, कह रहे हैं भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघ शासित प्रदेश हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस 5वां प्रश्न के आंसर में आपको क्या लिखना है, हम 2021 की बात कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या लिखना है आपको इसके आंसर में, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी की अलग विधानसभा है, बाकी राज्यों में विधानसभाएं नहीं होती हैं। यहाँ उपराज्यपाल शासन करते हैं, अन्य स्थानों पर मतलब केंद्र सरकार ही उपराज्यपालों के माध्यम से या प्रशासक जिनको हम कहते हैं उनके माध्यम से यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में शासन व्यवस्था को संभालती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 6, अधिकार क्षेत्र क्या है। तो स्टूडेंट्स अधिकार क्षेत्र क्या है, इसमें आपको क्या लिखना है। अधिकार क्षेत्र का आशय है कि किसी भी देश की या किसी राज्य की सरकार द्वारा किन कानूनों का पालन किया जाएगा, किन मर्यादाओं का पालन किया जाएगा, कितने भौगोलिक क्षेत्र तक उन सरकारों का अधिकार रहेगा, कुल मिला के संविधान की मर्यादाओं का पालन कहां तक किया जाएगा, इस प्रकार कौन कौन से विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, किन विषयों को लेकर के कौन कानून बना सकता है, यह सभी बातें सम्मिलित रूप से अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि ज्यादा हम कठिन बोल गए हो तो सरल भाषा में आप ये लिख सकते हो, अधिकार क्षेत्र से आशय किसी भी राज्य या केंद्र या किसी भी प्रकार की स्थानीय सरकार के अंतर्गत आने वाली जो शक्तियां हैं वही शक्तियां अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 7वां, संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य क्या हैं। संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य क्या है। तो स्टूडेंट्स इसके संघीय शासन व्यवस्था के जो 2 उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा। मतलब ये संघीय शासन व्यवस्था क्यों बनाई गई है, तो इसका पहला उद्देश्य ये है कि देश की एकता की सुरक्षा की जा सके, मतलब देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके, क्योंकि भारत देश में कई प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग, कई धर्मों को मानने वाले लोग, कई प्रकार की संस्कृति, कई प्रकार की वेशभूषा को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत देश में देश की एकता की सुरक्षा होती है और यही संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य है कि देश की एकता की सुरक्षा की जा सके। इसलिए भारत की सरकार में पूरे भारत से आने वाले समस्त क्षेत्र के जो नेता होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के हों चाहे स्थानीय पार्टियों के हों, भारत की सरकार में
सभी के लिए समान महत्व दिया जाता है, सबको शामिल किया जाता है। ठीक है। और स्टूडेंट, संघीय व्यवस्था का जो दूसरा उद्देश्य है यह है विविधताओं का सम्मान करना। और विविधताएं कौन सी होती हैं? वही जो हम आपको बता रहे थे। विविधताओं का मतलब वही है कि विभिन्न प्रकार की भाषा को बोलने वाले, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। तो ये क्या हो गई? विविधताएं हो गई। लेकिन हमें भारत देश में इन सभी विविधताओं का सम्मान करना है, सभी को समान महत्व देना है, सभी को सरकार में समान महत्व देना है, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर हमें देना है। तो यही कहलाता है कि हमें विविधताओं का सम्मान करना है। तो यहाँ संघीय व्यवस्था के दो उद्देश्यों में आप क्या लिख सकते हो? ये प्रश्न स्टूडेंट्स चूंकि अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में आएंगे तो आप लिख सकते हो, पहला देश की एकता की सुरक्षा करना, दूसरा विविधताओं का सम्मान करना। ये संघीय व्यवस्था के दो उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 8 है। इसमें कह रहे हैं अवशिष्ट विषय क्या है या अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जब भारत का संविधान, जिस समय भारत का संविधान बनाया जा रहा था, उस समय हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय क्या क्या रख दिया गया था भारत के संविधान में। तो संघ सूची बना दी गई थी, राज्य सूची बना दी गई थी और समवर्ती सूची बना दी गई थी। उस समय जितने विभागों की आवश्यकता, जितने विषयों की आवश्यकता थी, भारत के संविधान निर्माताओं ने उतने विषयों को बना करके और समस्त अधिकार अलग अलग सरकारों के लिए सौंप दिए थे। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ विषय ऐसे भी हैं जो उस समय जरूरी नहीं थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज के समय को देखते हुए उन विषयों या उन विभागों की स्थापना की जरूरत पड़ी है। तो उन विषय जो उस समय रह गए थे, लेकिन हमें भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अब जिन विभागों या जिन विषयों की आवश्यकता हुई है, उन्हीं विषयों के लिए अवशिष्ट विषय कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो विषय संविधान निर्माताओं ने उस समय नहीं बनाए थे, संविधान बनने के समय, संविधान लागू होने के समय तक, लेकिन वर्तमान समय में समय को देखते हुए उन विभागों, उन विषयों को बनाने की जरूरत यदि पड़ती है, तो ऐसे विभागों को हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। और ये अवशिष्ट विषय जो होते हैं, ये किसके पास होते हैं स्टूडेंट्स? ये केंद्र सरकार के पास होते हैं। इन विभागों पर, इन विषयों पर, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? केवल और केवल केंद्र सरकार को ही होता है। केंद्र सरकार ही अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट जो शक्तियां होती है, ये केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। केंद्र सरकार ही इन पर कानून बना सकती है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, 9वां प्रश्न लिखा है केंद्र शासित प्रदेश क्या है। यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं, जिनको हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं, वर्तमान में 8 हैं भारत में, ये क्या कहलाते हैं? तो क्या है स्टूडेंट्स, जब 1956 के टाइम पर जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में, तब भाषाई आधार पर कुछ राज्यों का गठन किया गया था। कभी यदि पूछा जाए कि भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था, क्योंकि उस समय भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बहुत तेजी से चल रही थी। इसलिए संविधान निर्माता जो थे या उस समय भारत की शासन व्यवस्था को संभालने वाले जो लोग थे, उनने उनकी मांग को स्वीकार किया और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। खैर, वो तो हमें ये सब नहीं लिखना, भले हमने आपको समझा दिया है। यहाँ कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है। तो स्टूडेंट्स, कुछ छोटे छोटे स्थान, उस समय जब देश में लगभग 550 के लगभग देशी रियासतें थी, इन रियासतों को मिलाकर के भारत के राज्यों का निर्माण किया जा रहा था। उस समय कुछ छोटे छोटे राज्य या हम कहें कुछ छोटे छोटे स्थान ऐसे थे जिन्हें ना तो बड़े राज्यों में शामिल किया जा सकता था और ना ही उन्हें एक स्वतंत्र राज्य बनाया जा सकता था। तो ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार ने अपने अधीन रखा, उनकी शासन व्यवस्था को केंद्र सरकार ने अपने अधीन रखा। उन्हीं छोटे छोटे राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, जिन पर शासन करने का जो जिम्मा होता है, ये मुख्यतः केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, केंद्र सरकार अपने उपराज्यपाल नियुक्त करके या प्रशासक नियुक्त करके केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था को संभालती है। कौन? केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसे प्रदेशों को हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, जो ना तो बड़े राज्यों में मिलाए जा सकते थे, ना स्वतंत्र छोटे राज्य बन सकते थे। इन्हें केंद्र सरकार ने अपने पास रखा, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 8 है, इतना आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उपराज्यपाल यहाँ के प्रशासक होते हैं, शासन व्यवस्था को चलाते हैं केंद्र सरकार के अधीन। ठीक है, राष्ट्रपति जी की देखरेख में। अगला स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 10 है, जिसमें कह रहे हैं भारतीय संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये जो मौलिक प्रावधान होते हैं,
वैसे आपको बताएं कि जो संविधान संशोधन की व्यवस्था है ये भारत में दक्षिण अफ्रीका की देन है और भारत में 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं, संविधान संशोधन जो होते हैं भारत में 3 प्रकार से होते हैं। कुछ साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं और कुछ होते हैं विशेष बहुमत से और कुछ होते हैं विशेष बहुमत धन आधे से अधिक राज्यों का सपोर्ट यदि मिलता है तो यहाँ ये हमें नहीं बताना है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है या कैसे कैसे। हमें क्या कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, तो मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन जो किया जा सकता है ये केवल भारत की संसद ही नहीं कर सकती है। संसद और आधे से अधिक राज्य मिलकर के मौलिक अधिकारों में या मौलिक जो प्रावधान है, जो मौलिक प्रावधान मतलब मूल संविधान में जिनको शामिल किया गया है, इनको परिवर्तित करना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट्स, मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, इसके परिवर्तन करने की विधि को आप सुन लें। क्या होता है स्टूडेंट्स कि यदि हमें मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले हमारी जो संसद है, लोकसभा में वो प्रस्ताव पास होगा, फिर राज्यसभा में वो प्रस्ताव पास होगा और ये जो प्रस्ताव पास होगा स्टूडेंट्स ये विशेष बहुमत से पास होगा। राज्यसभा और लोकसभा में वो प्रस्ताव पास होने के बाद में यदि आधे से अधिक राज्य भी उस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं, उस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कर देते हैं, तब जाकर के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, इसलिए भारत के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। ठीक है, भारत के संविधान को कठोर संविधान कहा जाने का यही कारण है कि मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन करना बहुत ही कठिन है। कैसे कठिन है, जैसा हमने आपको बताया कि लोकसभा में भी विशेष बहुमत चाहिए, राज्यसभा में भी विशेष बहुमत चाहिए, इसके बाद आधे से अधिक राज्यों का भी बहुमत चाहिए होता है। ना तो अकेले राज्य सरकार मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है और ना ही केंद्र सरकार अकेले मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 11, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्या है। प्रश्न क्रमांक 11 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है या जो उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थिति क्या है। तो स्टूडेंट्स, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ध्यान से सुने, भारत की जो न्यायपालिका है या सर्वोच्च न्यायालय है या पूरी न्याय सिस्टम, पूरा जुडिशियरी जो सिस्टम होता है भारत का, ये स्वतंत्र है, ये किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है, सरकार के दबाव में भारत की न्याय व्यवस्था कार्य नहीं करती है। स्टूडेंट्स, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारत में न्याय व्यवस्था की सर्वोत्तम इकाई है या सबसे ऊंची इकाई है या अंतिम सबसे बड़ी इकाई है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का न्यायालय नहीं है, इतना आप लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो सर्वोच्च न्यायालय है ये संविधान की व्याख्या करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में संविधान की व्याख्या कौन करता है, तो भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल किसे है, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं यही पैनल बना करके संविधान की किसी भी भाषा को समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में यदि विवाद होता है कि एक तरफ केंद्र सरकार है और एक तरफ राज्य सरकार है, तो इनकी सुनवाई सीधे कहाँ होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। या दो से अधिक राज्यों की जो राज्य सरकार है इनके बीच में यदि किसी बात को लेकर के यदि विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इनकी सुनवाई सीधे कहाँ होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही लिख सकते हो आप, पर्याप्त है। तो ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा होती है भारत में। ठीक है, पर्याप्त है, इतना बहुत सी बातें, इतना ही आपको लिखना है। फिर स्टूडेंट्स अगला कह रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत की भाषा नीति के बारे में बताइए। भारत की भाषा नीति क्या है। स्टूडेंट, तो वर्तमान में भारत की जो भाषा नीति है, हम 2021 की चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की भाषा नीति के संदर्भ में हिंदी को भारत की राजभाषा तो घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 को जो संविधान सभा थी इसने हिंदी को भारत की राजभाषा तो घोषित किया है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। हालांकि हम वर्तमान तौर पर राष्ट्रभाषा हिंदी को मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी भी देश के
अधिकांशतः नागरिक जिस भाषा को बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो भारत की भाषा नीति में क्या लिखना है आपको कि वर्तमान में भारत की राजभाषा तो हिंदी को स्वीकार किया गया है संविधान सभा द्वारा, लेकिन राष्ट्रभाषा को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और राष्ट्रभाषा स्वीकार न करने का एक कारण यह भी रहा है क्योंकि भारत में कई प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, कई प्रकार के भाषा भाषी लोग भारत में रहते हैं। तो यदि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना दिया जाता तो उस समय जो दक्षिण भारतीय लोग थे, जो दक्षिण भारतीय भाषाओं को बोलते हैं, इनके मन में हिंदी के प्रति या संविधान निर्माताओं के प्रति या हम कहें कि अपने देश के प्रति इनके मन में विद्रोह की भावना आ सकती थी। इसलिए राष्ट्रभाषा किसी भी भाषा को घोषित भारत में नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स, और भी इतना लिख सकते हो या आप और भी लिख सकते हो कि वर्तमान में भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को शामिल किया गया है। इन 22 भाषाओं में हिंदी को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो भारत की भाषा नीति के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। ये 12 प्रश्न हो गए स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, अनुसूचित भाषाओं से आप क्या समझते हैं। तो यहां आपको क्या लिखना है, अनुसूचित भाषाओं में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 22 भाषाओं को, मतलब हिंदी को यदि छोड़ दिया जाए तो 21 भाषाओं को, हिंदी सहित 22 भाषाओं को या हिंदी को छोड़ करके 21 भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इन्हीं भाषाओं को हम अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को, जो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वर्णित है या रखा गया है। इन्हीं भाषाओं को हम क्या कहते हैं, अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। प्रत्येक राज्य के जो नागरिक होते हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, सरकारी नौकरियां लगने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं केंद्र सरकार की, वो अपने फॉर्म सबमिट करते समय या फॉर्म भरते समय या हम कहें कि आवेदन करते समय इन्हीं 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन कर सकता है सरकार द्वारा। इनके जो पेपर्स होते हैं वो इन्हीं 22 भाषाओं में उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती हैं अनुसूचित भाषाएं। आगे 14वां प्रश्न है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 2 शब्द निकल के आते हैं। एक तो आते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। तो सत्ता के केंद्रीकरण का मतलब होता है एकात्मक सरकार, मतलब पूरी की पूरी जो शक्तियां हैं ये केवल केंद्र में समाहित रहे, केवल केंद्र सरकार के पास होती हैं। तो ये कहलाता है सत्ता का केंद्रीकरण। लेकिन सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ शक्तियां अपने से निम्न जो इकाइयां होती हैं, जैसे राज्यों को, और राज्यों से और नीचे जो स्थानीय निकाय होते हैं, इनके लिए शक्तियों को बांट दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। फिर से आप सुन लें, सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब है कि किसी भी पूरे देश में जो शक्तियां होती हैं, जो विभाग होते हैं, इनमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। केंद्र सरकार कुछ शक्तियों को अपने पास रखती है तथा कुछ शक्तियों को राज्यों और स्थानीय सरकारों को बांट देती है। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और जो संघ व्यवस्था है भारत की, जो संघवाद है, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण एक आवश्यक या अनिवार्य तत्व है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि निचले स्तर से लगा करके और ऊपर की जो इकाई है सरकार की, इन सबके अपने अलग अलग अधिकार उनको दिए जाए ताकि शासन व्यवस्था भली भांति सुचारू रूप से चल सके। अब यहाँ कह रहे हैं स्टूडेंट्स 15वां प्रश्न, उसमें केवल उतना ही लिखना है। 15वां जो प्रश्न है इसमें स्थानीय स्वशासन से क्या अभिप्राय है। स्थानीय स्वशासन से क्या अभिप्राय है स्टूडेंट्स। तो जो स्थानीय स्वशासन कहलाता है, तो स्थान विशेष पर या सबसे निचले स्तर पर जो व्यक्ति होते हैं, जो रहवासी होते हैं, जो नागरिक होते हैं, इनकी समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही आसानी से या भली भांति किया जा सके, इसके लिए सरकार ने भारत में खासकर स्थानीय स्वशासन का गठन किया है। स्थानीय स्वशासन के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नगरपालिका, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को बनाया गया है। और शहरी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत यहाँ पर कहना चाहिए नगर पंचायत, और उससे बड़ा स्तर नगर पालिका, और उससे बड़ा स्तर नगर निगम को बनाया गया है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का मतलब यही है कि ग्रामीण शासन व्यवस्था को 3 स्तरों में बांट दिया है। ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायतों से मिलकर के एक जनपद पंचायत बनती है, और कई जनपद पंचायतों से मिलकर के एक जिला पंचायत बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो जिला पंचायत होती है, इस जिला पंचायत में वहां जिले के जो विधायक होते हैं या वहां के जो सांसद होते हैं वो इसके सदस्य
होते हैं, और जो शहरी क्षेत्रों में है जहां बसाहट बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा घर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या जिन स्थानों पर बढ़ रही है, हालांकि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का जो गठन होता है ये जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन में शहरी सबसे बड़ी जो इकाई होती है ये नगर पंचायत ये नगर निगम होता है, जहां के जो राजनीतिक अधिकारी होता है सबसे बड़ा, उसे महापौर या मेयर कहते हैं, जिसका चयन जनता के द्वारा किया जाता है। नगर पालिका, नगर निगम या जो नगर पंचायत, नगर परिषद होती हैं, इनके सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, और फिर ये इनके जो अध्यक्ष होते हैं, कभी कभी इनका चयन जनता भी कर देती है, कभी कभी इनका चयन अप्रत्यक्ष रूप से पार्षद भी कर लेते हैं, इनके अध्यक्षों का चुनाव। ये जो राज्य सरकारें होती हैं, ये राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है कि वो चुनाव किस प्रकार से करवाना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप समझ गए होंगे। स्थानीय स्तर पर जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, उन्हें कुछ सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने स्थानीय स्वशासन को कुछ विषय या कुछ विभाग और कुछ शक्तियां दे दी गई हैं। इसी प्रकार के इस दोहरे शासन को, जिसमें पंचायती शासन और स्थानीय शहरी शासन आ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा होगा समझ में? आप मन से लिखते जाए आंसर, जैसे कुछ भी आपको समझ में आता है सभी का आंसर लगभग एक सा ही हो सकता है, बस आप तो शब्द देख लें स्थानीय स्वशासन, तो यही व्यवस्था आप लिखते जाए। फिर स्टूडेंट्स अगला 16वां जो प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं 1992 के संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो स्टूडेंट्स जो 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 1992 का जो संविधान संशोधन है, यह 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो आप समझेंगे जो 74वां संविधान संशोधन है, ये शहरी स्थानीय निकायों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए किया गया था। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, इनको आप समझे। यहां तक 1992 तक स्टूडेंट्स जो स्थानीय निकाय होते थे, इन निकायों के लिए संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। राज्य सरकारें चाहें तो इनके चुनाव कर सकती थी, इनको अधिकार दे सकती थी अपने अपने राज्यों में, और यदि राज्य सरकारें चाहें तो ना इनके निर्वाचन करेंगी, ना इनको कुछ ही अधिकार देंगे 1992 के पहले तक। लेकिन अब आप लिखना चालू करें, जो फर्स्ट प्रावधान इसका था वो ये था 1992 के संविधान संशोधन का, कि जो स्थानीय संस्थाएं या स्थानीय स्वशासन है या स्थानीय निकाय है, इसके लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब संवैधानिक दर्जा मिल चुका था। मतलब कहने का ये कि अब राज्य सरकारों को वहां पर निर्वाचन करवाना, उनका गठन करवाना, उनको कुछ अधिकार देना, ये एक प्रकार से मजबूरी थी। ये इस प्रकार से ये उनको इतने अधिकार देना, निर्वाचन करवाना, ये कहना चाहिए उनकी मजबूरी थी, या हम कह सकते हैं अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो एक क्या लिख सकते हो, इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा, हर 5 साल में, प्रत्येक 5 वर्ष में इन स्थानीय निकाय जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आ रहे थे, हर 5 वर्ष में इन स्थानीय निकायों के निर्वाचन की जवाबदारी राज्य सरकारों की होगी। तीसरी व्यवस्था जो की गई वो ये थी कि इनके चुनाव या इनके निर्वाचन करवाने के लिए, स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाएगी। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग ही इनके निर्वाचन को संपन्न करवाएगा। तो ये 3 हो गए। चौथी जो जवाबदारी थी वो, या चौथा जो प्रावधान था, उसमें हम ये कह सकते हैं कि इन स्थानीय निकायों में कहना चाहिए कि SC, ST और OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन किया गया, इनके लिए कुछ आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी इसमें 33% आरक्षण दिया गया। मतलब हर 100 में 33 महिलाएं इनके सदस्य होंगी, इनका निर्वाचन वो लड़ेंगी। इस प्रकार से ये प्रावधान और कुछ, हाँ, और इसके अलावा कुछ स्थानीय स्तर पर ऐसे विषय थे जैसे मेला बाजार, हाट बाजार है, मेला है, ठीक है,
या नालियों की रखरखाव या प्रकाश की व्यवस्था या कांजी हाउस है या शमशान घर है, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं करने की जो जवाबदारी थी स्पष्ट रूप से ये किसे दे दी गई? ये दे दी गई थी किसे? स्थानीय सरकारों को, क्योंकि स्थानीय लोग जो होते हैं वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि सरकारों से आने वाला जो पैसा है वो हम कहाँ खर्च कर सकते हैं, कहाँ खर्च करके हम विकास कर सकते हैं। तो ये था 1992 के संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान। बहुत से प्रावधान थे पर हम उतने नहीं लिखना है, हमने आपको 5-6 प्रावधान बता दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अब हम देखते हैं। अगला कह रहे हैं 17वां क्वेश्चन में पंचायती राज व्यवस्था क्या है या पंचायत का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स? जो ये पंचायती राज व्यवस्था है ये 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ये भी 1992 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है, मतलब पंचायतों को अब संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर की इकाइयां होती हैं। सबसे छोटी जो इकाई होती है ये होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। लगभग 1000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन कर लिया जाता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है और इस सरपंच को जनता प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनती है। ठीक है, जो इनके ग्राम पंचायत के जो अन्य सदस्य होते हैं इनको पंच कहा जाता है या इनको वार्ड मेंबर कहते हैं। इन वार्ड मेंबरों के लिए भी कौन चुनता है? जनता ही चुनती है प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर। इन्हीं जो वार्ड मेंबर या फिर जो पंच होते हैं, इन्हीं पंचों में से एक व्यक्ति को उपसरपंच बनाया जाता है। इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है। ठीक है, इसके पंचायत के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव कहा जाता है। तो ये ग्राम पंचायत का गठन हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद में आती है कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक जनपद पंचायत बनती है। जनपद पंचायत का मुख्य कार्य होता है ग्राम पंचायतों की देखरेख करना। जनपद पंचायत के भी सदस्यों का चुनाव होता है। जनपद पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता करती है और उन्हीं सदस्यों में से एक जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। ठीक है, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन किस प्रकार होगा ये राज्य सरकारें तय करती हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ के सबसे बड़े जो अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसे हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहते हैं जनपद पंचायत में। ठीक है, ये राज्य प्रशासनिक सेवा से चयनित अधिकारी होते हैं। इसके बाद में हम आते हैं स्टूडेंट्स, तो जो इसकी पंचायती राज व्यवस्था की जो सबसे बड़ी इकाई होती है इसे हम जिला पंचायत कहते हैं। और ये जो जिला पंचायत होती है इसके भी सदस्यों का चुनाव स्थानीय स्तर पर जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर करती है। फिर वही जिला पंचायत सदस्य एक अपने ही सदस्यों में से एक जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। जिला पंचायत का कार्य अपने अंतर्गत आने वाली समस्त जनपद पंचायतों की देखरेख करना और राज्य सरकार से आने वाले जितने भी कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण जो योजनाएं होती हैं, इनको जनपद पंचायतों तक पहुंचाना और उनका क्रियान्वयन करना, ये जिला पंचायत का क्या होता है? दायित्व होता है। जिला पंचायत के सबसे बड़े अधिकारी को भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही कहते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये कई बार राज्य प्रशासनिक सेवा के भी अधिकारी हो सकते हैं और ये IAS रैंक के भी हो सकते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी हो सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्या? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इतना सब आपको इसमें लिखना है। इनके लिए पंचायती राज में पंचायतों के लिए कुछ विषय भी दिए गए हैं जो हमने अभी आपको बोले थे। शमशान घाट की व्यवस्था करना, कांजी हाउस व्यवस्था करना, मेला हाट बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, ऐसे कुछ विषय इनको दे दिए गए। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। 18वां प्रश्न में कह रहे हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन क्या है, जो हम पहले बता चुके हैं। नगरीय स्तर पर सबसे छोटा स्तर होता है नगर पंचायत का। इसी प्रकार से नगर पंचायत के जो पार्षद होते हैं इनको हम, नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनको हम पार्षद कहते हैं। स्टूडेंट्स, इन पार्षदों का चुनाव जनता ही करती है, प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर ही पार्षदों का चुनाव होता है। ये शहरी स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? नगर पंचायत। इनका गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जो संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं, मतलब गांव से जो शहरों में परिवर्तन हो रहे होते हैं, ऐसे स्थानों पर नगर पंचायत रहती है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी इसको हम कहते हैं। इतने पर्याप्त है। फिर यदि जनसंख्या कुछ ज्यादा बढ़ जाती है तो नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है। नगर पालिकाओं के जो मेंबर होते हैं इनको भी हम पार्षद ही कहते हैं। ठीक है, और यहाँ भी एक नगर पालिका का अध्यक्ष होता है जो राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि इसका चुनाव सदस्यों से होगा या फिर जनता द्वारा सीधे होगा। ठीक है, फिर नगरीय स्थानीय स्वशासन की जो सबसे बड़ी इकाई होती है इसे हम नगर निगम कहते हैं। स्टूडेंट्स, नगर निगम की जो सदस्य होते हैं इनको भी हम पार्षद ही कहते हैं। इन पार्षदों का निर्वाचन भी जनता के द्वारा ही, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। सीधी सी बात, जनता सीधे
पार्षदों को चुनती है। फिर कई कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, ये फिर वही कि इनका जो अध्यक्ष होता है, जो राजनीतिक जो अध्यक्ष होता है नगर निगमों का, उसे हम मेयर या महापौर कहते हैं। मेयर या महापौर का चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। कई कई बार मेयर या महापौर का चुनाव जनता सीधे कर देती है और कई कई बार उन पार्षदों के द्वारा मेयर या महापौर का निर्वाचन किया जाता है। तो शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत सबसे छोटी इकाई और नगर निगम सबसे बड़ी इकाई और बीच की इकाई नगर पालिका। इतना आपको लिख देना है, पर्याप्त है। अब यह स्टूडेंट्स कह रहे हैं 19वां प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं स्थानीय स्वशासन के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, वर्तमान समय में क्या समस्याएं हैं स्थानीय स्वशासन के समक्ष। तो पहली तो स्थानीय स्वशासन के समक्ष जो चुनौती है वो ये है वर्तमान में कि स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सभा का गठन किया जाता है, ग्राम सभा को जो शक्तियां दी गई हैं, इसका उपयोग भली भांति भारत देश में नहीं हो पा रहा है। ग्राम सभाएं समय समय पर आयोजित नहीं की जाती हैं। तो ये भी एक चुनौती है जिसमें कई प्रकार की समस्याएं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर स्थानीय स्वशासन के समक्ष जो दूसरी चुनौती है ये है स्टूडेंट्स धन की। आर्थिक स्थिति यदि किसी राज्य सरकार की खराब हो जाती है और केंद्र सरकार को उससे मदद नहीं मिल रही होती है, तो ये जो स्थानीय स्वशासन है ये अपनी समस्याओं को आसानी से हल नहीं कर पाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो अगली चुनौती है ये धनबल और बाहुबल के संदर्भ में है कि जो स्थानीय लोग होते हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा धन होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, केवल इलेक्शन में वही लोग हिस्सा लेते हैं और वही लोग अधिकांशतः चयन होकर के या चुन करके आते हैं। तो धनबल और बाहुबल की उपस्थिति भी ये एक चुनौती है, या हम कहें कि स्थानीय स्वशासन के संचालन में एक समस्या है। स्टूडेंट्स इस प्रकार की कई समस्याएं हैं, इतनी ही आपको इसमें लिख देना है। अगला देखते हैं स्टूडेंट जो 20वां प्रश्न है, आदर्श संघीय व्यवस्था के क्या पक्ष हैं। आदर्श मतलब बहुत अच्छी संघीय व्यवस्था यदि किसी देश में चलाना है तो इसके क्या पक्ष हैं। तो आदर्श संघीय व्यवस्था के स्टूडेंट्स दो पक्ष हैं। पहला जो पक्ष है राज्यों का एक दूसरे पर आपसी भरोसा। जितने भी राज्य हैं इनका आपस में एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। राज्यों का केंद्र सरकार से भी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर भरोसा करे, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर भरोसा करे, तो ये कहलाता है आपसी भरोसा। और आदर्श संघीय व्यवस्था का जो दूसरा पक्ष है ये है साथ रहने पर सहमति। मतलब सभी राज्य सरकारें एक साथ रहें, ठीक है, सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ रहें, ठीक है, ये कहलाता है साथ रहने पर सहमति, ताकि देश के राज्यों में विघटन ना हो सके, अलग राज्यों की मांग पैदा ना हो, अलग राज्य बनने की मांग ना हो, अलग देश ना बने, कुछ राज्य कटके ना जाए भारतीय संघ से। तो ये दो व्यवस्थाएं हैं आदर्श संघीय व्यवस्था के पक्ष में, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। इतना भी आप लिख सकते हो केवल लघुत्तरीय प्रश्नों में। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ एक प्रश्न और लिया है संघीय, इसको आप चाहे तो 21वां क्वेश्चन कर दें, संघीय शासन व्यवस्था वाले 3 देश। तो ऐसे 3 देशों के नाम लिखिए, प्रश्न आता है जिनने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो ऐसे 3 देश हैं, फर्स्ट देश है स्विट्जरलैंड, दूसरा है बेल्जियम और थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, बहुत से देश हैं पर 3 देश आपको लिखना है, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका। आप सब भी याद या सब याद कर सकते हो, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और बेल्जियम। ठीक है, ऐसे करके यहाँ हमने स्टूडेंट्स कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लिया है जो शब्द एक शब्द में उत्तर या रिक्त स्थान के बारे में पूछे जाते हैं, उनको हमने शामिल किया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ 1956। तो 1956 का मतलब है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। फिर यहाँ 100 लिखा है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषयों को रखा गया है? वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, वर्तमान में राज्य सूची में 62 विषय हैं और वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। संघवाद के मेन पॉइंट यही है। भारत ने लोकतंत्र की राह को कब चुना? तो 1947 में चुना। 1947 सन लिखना। आजाद जैसे हुआ तो भारत ने लोकतंत्र की राह को चुना, भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया। फिर स्टूडेंट जो 44% लोग हैं भारत के, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये भारत में हिंदी भाषी हैं। भारत राज्यों का रिक्त स्थान या खाली स्थान है, तो यहाँ में कहना है भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में ही लिखा है संविधान की जो 12 अनुसूचियां होती हैं, भारत राज्यों का संघ है। फिर ये भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 12 अनुसूचियों में से भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें क्या है? तो इसमें 22 अनुसूचित भाषाओं को दर्जा दिया गया है संविधान द्वारा। 21 कब लिखना है आपको? यदि आपसे कहा जाए कि हिंदी छोड़कर भारतीय संविधान में कितनी
भाषाएं हैं तो हिंदी को छोड़कर 21 अनुसूचित भाषाएं भारत के संविधान में हैं। फिर यहाँ स्टूडेंट सही जोड़ियों को देखते हैं जो आपकी पुस्तक के पीछे दी गई है। इसमें लिखा है राज्य सरकार, तो ये सही बनाई है हमने। राज्य सरकार जो है ये राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जो केंद्र सरकार है ये संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का या भर्ती करने का, नियुक्ति करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उन्हें हम समवर्ती सूची के विषय कहते हैं। ठीक है। स्थानीय सरकार जो होती है ये अपशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है, मतलब वहीं की वहीं यदि किसी विभाग को बनाना है, कुछ व्यवस्थाएं हमें जुटाना है तो स्थानीय सरकार स्वतंत्र होती है, उन विषयों पर कानून वो बना सकती है वहीं की वहीं लोकल स्तर पर। फिर भारतीय संघ का जो प्रधान होता है या भारतीय संघ का जो मुखिया होता है ये प्राइम मिनिस्टर मतलब देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। राज्य का जो प्रधान होता है, राज्य का कार्यपालक प्रधान कहना चाहिए, वो राज्यपाल होता है। और नगर निगम का जो मुखिया है या नगर निगम का जो राजनीतिक प्रधान है इसे हम क्या कहते हैं, मेयर या फिर महापौर कहते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। तो ये थी स्टूडेंट सही जोड़ियां। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक कर दें, इसी प्रकार के इंपोर्टेंट वीडियो हम आपको लाते रहते हैं। और स्टूडेंट्स यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।